ड्यूरेशन ऑफ लोन पेयर मंथ। आवाज नहीं रही? लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। किसका वो फूट गया चश्मा? तरुण सर का फोड़ दिया तुमने? हाँ, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी देख रखी थी, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे और आयनिक बॉन्ड वाले से एकदम रिलेट करेंगे ताकि दिमाग में लंबे समय तक याद रहे, है ना। हेडिंग में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके बाद अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। सबसे पहला मैं आपसे पूछूंगा, आयनिक बॉन्ड कैसा होता था? फिजिकल अपीयरेंस आयनिक बॉन्ड का कैसा था? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो आयनिक बॉन्ड जो है वो लैटिस बनाता था, है ना। केटाइन और एनाइन का लैटिस बनाता था आयनिक बॉन्ड, और केटाइन और एनाइन का सॉलिड लैटिस बनाता था। मैंने आपको बताया था बहुत सारे केटाइन बहुत सारे एनाइन पास आते थे और पास आने से लैटिस का फॉर्मेशन होता था, और वो जो लैटिस बनता है वो सॉलिड होता है ना। लैटिस आपका आयनिक कंपाउंड, शायद आप भूल गए हो, आयनिक कंपाउंड बहुत सारे केटाइन बहुत सारे एनाइन पास आते हैं और आपके पास आयनिक लैटिस जो कि सॉलिड होता है, आयनिक लैटिस का फॉर्मेशन करता है जो कि सॉलिड होता है। और ये जो लैटिस होता है ये 3 डायमेंशन होता है, मतलब इस प्लेन में तो होगा ही, पीछे वाले प्लेन में भी होगा। तो आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता था? सॉलिड लैटिस बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड एकदम रिवर्स है, आयनिक का उल्टा है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में ध्यान रखो कि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड या गैस होगा, उसका उल्टा आयनिक का उल्टा। आयनिक क्या होगा? सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा? उसका उल्टा लिक्विड या गैस। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कोवेलेंट कंपाउंड जो सॉलिड भी होता है, और इनफैक्ट हार्ड सॉलिड होता है। जैसे आपने देखा होगा डायमंड, है ना। जैसे आप पढ़ते हो सिलिकॉन कार्बाइड, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। जैसे एक है एल्युमिनियम नाइट्राइड, है ना। ये 3-4 एग्जांपल मैं आपको लिखवाऊंगा। ग्रेफाइट भी कहा जाता है हार्ड सॉलिड, बट जनरली अगर आप ग्रेफाइट को देखोगे तो ग्रेफाइट क्या है? स्लिपरी नेचर का है। स्लिपरी नेचर का है तो वो सॉफ्ट में भी काउंट होता है और हार्ड में भी काउंट होता है, ठीक है, दोनों जगह उसको लिया जाता है। तो ग्रेफाइट डिबेटेबल है, तो एनसीईआरटी में ग्रेफाइट दिया नहीं है। तो एनसीईआरटी में सिंपल दिया आपके पास डायमंड। डायमंड क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन कार्बन का पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो डायमंड है, हालांकि ये कोवेलेंट है बट स्टिल इट इज हार्ड सॉलिड। तो देखो, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है सॉलिड होना, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है लैटिस बनाना, बट कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो हार्ड सॉलिड भी होते हैं। तो जनरली क्या होगा कोवेलेंट कंपाउंड? लिक्विड या गैस, बट सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो हार्ड सॉलिड्स, ठीक है। पहले सबसे पहला प्रॉपर्टी आएगा फिजिकल अपीयरेंस, कि मतलब आपको कोवेलेंट कंपाउंड हाथ में रख के दे दिया जाए तो कैसा दिखेगा? फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में है एग्जैक्ट वही लिखवाएंगे, उधर उधर कुछ नहीं, ठीक है। कुछ ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में खासकर। तो फिजिकल अपीयरेंस लिखेंगे कि जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड और गैस। आयनिक का उल्टा हो जाता है, आयनिक सॉलिड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो जाता है? उसका उल्टा लिक्विड या गैस। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, या तो वो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो लिक्विड या गैस होगा, ठीक है। एग्जांपल भी लिखवाऊंगा। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड गैस, एग्जांपल सोचो, सोच के बताओ। क्या वाटर लिक्विड आपने देखा है तो कोवेलेंट कंपाउंड ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ओवरलैप से बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे आपने मीथेन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीथेन। क्या होता है? गैस, मीथेन गैस। आप अमोनिया भी तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी तो ओवरलैप से बन रहा है, तो अमोनिया भी क्या है? गैस। तो जनरली क्या होता है कंपाउंड्स? लिक्विड या गैस। एक और बात बताओ, बेंजीन लिक्विड होता है गैस होता है? C6H6 बेंजीन है तो कोवेलेंट कंपाउंड, बेटा बेंजीन सॉल्वेंट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है। बेंजीन मार्केट में खरीदने जाओगे तो डब्बा मिलता है,
डब्बा जिसमें लिक्विड पड़ा होता है, बहुत ही डेंस लिक्विड होता है बेंजीन का। तो बेंजीन सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको बोलते हैं, लिक्विड होता है। तो देखो कोवलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड है या गैस है? जनरली लिक्विड है या गैस है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो मैं लिखता हूं F2 गैस, फ्लोरीन गैस ही होता है ना, क्लोरीन भी तो गैस होता है। अगर आपको याद हो, हल्का हल्का नहीं याद है तो लिख लेना, ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। ब्रोमीन इज लिक्विड। ब्रोमीन का कलर याद है? ब्रोमीन का कलर वायलेट, आयोडीन वायलेट होता है। ब्रोमीन का कलर, मिस्टेक नहीं करो, आयोडीन वायलेट होता है। देखो यहां पे लिख देता हूं, फ्लोरीन जो होता है वो येलो गैस होता है, ये जो होता है वो ग्रीन येलो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा येलो ही है बट ग्रीनिश टाइप का है, ठीक है। ब्रोमीन आप बताओगे, आयोडीन, आयोडीन वायलेट होता है, ये होता है रेड। ब्रोमीन जो है रेड कलर का लिक्विड होता है। तो देख लो सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं, नॉन मेटल से बना है ना, नॉन मेटल से बना है, तो सारे कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन लिक्विड भी है, गैस भी है, और कुछ जो है वो सॉलिड भी है। बोला था ना कि जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड या गैस, बट सम कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे भी पाए जाते हैं विच आर सॉलिड। सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड, बट कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो हो जाएंगे आपके पास सॉलिड हो जाएंगे। क्लियर है? इस बैच में अगले वीक से 3 क्लासेस होंगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक की, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अभी 2 दिन हो रही, 3 दिन होगी। और थर्ड क्लास एनसीईआरटी की होगी। थर्ड क्लास विल बी प्योरली एनसीईआरटी, उसमें खाली एनसीईआरटी ही पढ़ना है और कुछ नहीं। जो 2 दिन पढ़ेंगे उसका एनसीईआरटी तीसरे दिन पढ़ेंगे। चलो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग एनसीईआरटी दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए थर्ड क्लास अभी एनसीईआरटी लगा लेंगे। एक क्लास कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, हो सकता है लास्ट हो फर्स्ट हो, देख लेंगे अपना। जनरली कोवलेंट कंपाउंड जो है वो लिक्विड या गैस है, बट कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सॉलिड है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड आपके पास सॉलिड है। अच्छा, कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स आर, सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो हार्ड सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड गैस भी, सॉलिड भी हो जाते हैं, जैसे I2 इज अ सॉलिड। बट कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो हार्ड सॉलिड। सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो हार्ड सॉलिड, ये बहुत डिफिकल्ट टू ब्रेक वाले होते हैं, वेरी हार्ड सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनमें। जैसे बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपके पास होता है डायमंड, कई बार पूछा गया है डायमंड। तो जनरली बच्चों के दिमाग में होता है कि अच्छा सॉलिड, आयनिक क्या होता है? सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड होता है तो कोवलेंट क्या हो जाएगा? लिक्विड या गैस। तो वो कार्बन को गैस की तरह मान लेते हैं। बैग कहां छोड़ दिए भाई? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। ये क्या है? एक्सचेंज हो गया था? अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है चलो। तो सम हो गया, हो गया। तुम्हारा छाता छूट गया था। बताओ यार, लड़के छाता नहीं संभाल पा रहे अभी जिंदगी में, क्या क्या संभालना है। हाँ, सम कोवलेंट कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड भी होते हैं। तो आप देखोगे कोवलेंट कंपाउंड लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉफ्ट सॉलिड भी है और हार्ड सॉलिड भी है। जैसे कि डायमंड बहुत अच्छा एग्जांपल है, डायमंड इज अ सॉलिड, हार्ड सॉलिड। जैसे सिलिकॉन SiO2, कार्बन फैमिली में आपको पढ़ना है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, SiO2, ये भी आप पढ़ेंगे, वेरी हार्ड सॉलिड है ना, 3D नेटवर्क सॉलिड इसको हम बोलते हैं। आगे लिखवाता हूं, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन और कार्बन का जो बॉन्ड है, वेरी हार्ड सॉलिड। और लास्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में वो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आपसे कोई पूछे कितने हार्ड सॉलिड हैं, तो आपकी जिंदगी में 4 ही हैं, वैसे होते हजार हैं, बट एनसीईआरटी में 4 है, आपके पास 4 ही आएगा। यही हार्ड सॉलिड कोवलेंट है। अब दिमाग में आता है कि क्यों, यह समझ में आ गया कि आयनिक अगर सॉलिड है तो उसका उल्टा लिक्विड या गैस होगा, तो कोवलेंट क्यों हार्ड सॉलिड हो रहा है? व्हाट इज द रीजन, ये क्यों हार्ड सॉलिड में काउंट हो जाता है? कोई डाउट, कोई आपको आइडिया है इसमें कि वाई कोवलेंट इज हार्ड सॉलिड?
हाँ, कोवलेंट कंपाउंड जब जब थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क का मतलब एक्सटेंडेड बॉन्ड। जैसे अगर आप ग्रेफाइट का हल्का सा बताऊं तो ग्रेफाइट जो है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये फिर आगे 4 बॉन्ड बनाता है, ये फिर आगे 4 बॉन्ड बनाते हैं, फिर आगे 4 बॉन्ड बनाता है। ये आपने सुना होगा बेटा, 3 लोगों को जोड़ना होता है, एक बिजनेस है, वैसे ही बेटा ये आगे 3 लोगों को जोड़ता रहता है। बहुत एक्सटेंडेड इसकी बॉन्डिंग होती है, हर कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन को क्या करना है, 4 बॉन्ड पूरा करना है, कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है, और कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करिए आपको भी बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, है ना। 3 लोगों को जोड़ने पे वहां भी आ जाता है, यहां भी आ जाएगा। क्या होता है कि ये रुकेगा नहीं, फिर कार्बन आएगा, फिर से 3 बॉन्ड, फिर कार्बन आएगा, फिर से 3 बॉन्ड, फिर कार्बन आएगा, फिर से 3 बॉन्ड, और ये पूरा 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बना लेता है, 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क बना लेता है। तो जो भी कोवलेंट कंपाउंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना रहा है वो हार्ड होते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल नेटवर्क में बहुत सारे बॉन्ड हैं, और बहुत सारे बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, therefore it is hard solid. Why they are hard solid? Because covalent compound forms 3 dimensional, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्स 3 dimensional, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्स 3 dimensional कोवलेंट नेटवर्क। क्या ग्रेफाइट सॉलिड है बट सॉफ्ट सॉलिड में लिखना है तो लिख लीजिए, ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड जरूर है बट सॉफ्ट सॉलिड में आ जाता है। अच्छा, कई जगह उसको हार्ड सॉलिड भी लिखा जाता है, लास्ट ईयर तक मैं उसको हार्ड सॉलिड में पढ़ाता था, बट वो डिबेटेबल है, तो एनसीईआरटी में इसलिए ऐसी चीजों को दिया ही नहीं होता है जहां पे डिबेट हो सके, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ग्रेफाइट आप देखते हो ना, स्लिपरी नेचर का होता है, आपके पेंसिल की वो जिससे आप लिखते हो, तो इट इज वेरी सॉफ्ट सॉलिड, स्लिपरी नेचर का है। पढ़ना है पूरा ग्रेफाइट पढ़ना, पूरा डायमंड पढ़ना है पी ब्लॉक के अंदर। तो कोवलेंट कंपाउंड की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, आयनिक स्ट्रांग होता था, सॉलिड होता था, कोवलेंट उसका उल्टा कर दो तो लिक्विड या गैस होता है। कुछ कोवलेंट ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट सॉलिड, जैसे आयोडीन हो गया, जैसे आपके पास ग्रेफाइट हो गया, सब क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है। बट कुछ तो आयनिक बॉन्ड से भी स्ट्रांग हो जाता है, ये डायमंड जो है आयनिक से भी स्ट्रांग होता है, ये जो SiO2 है आयनिक से भी स्ट्रांग है, ये सारे जितने भी लिखे हैं चारों के चार, ये सब आयनिक से भी स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। एंड रीजन बिहाइंड स्ट्रांग, आयनिक से भी स्ट्रांग क्यों हुआ, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड बना रहा है, नेटवर्क सॉलिड बना रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब फिजिकल अपीयरेंस जब ये हो गया, अब मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आयनिक का कैसा होता था, ज्यादा होता था ना, आयनिक सॉलिड है, लैटिस बना के रहता है, तो लैटिस को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो हाई टेम्परेचर लगेगा, तो हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता था आयनिक का। कोवलेंट का क्या होगा, जनरली लो होगा, ठीक है ना। कोवलेंट का लिख लेंगे साथ साथ में, जनरली लो एमपी एंड बीपी, जनरली लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जनरली लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब जब हार्ड सॉलिड आएगा, तो मैंने बताया आयनिक से भी स्ट्रांग हो गया, तो आयनिक से स्ट्रांग हो गया तो इसको तोड़ने में आयनिक से भी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो इन केस ऑफ हार्ड सॉलिड इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा हो जाता है, तो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट इन केस ऑफ हार्ड सॉलिड, अगर आपके पास हार्ड सॉलिड आ गया, इन केस ऑफ हार्ड सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड हैज, हाँ कोवलेंट कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। देखो यार, पटना में ना तो इंडस्ट्री है ना फैक्ट्री है, जाम क्यों रहता है इतना, मेट्रो बन रहा है इस वजह से, मेट्रो क्यों बन रहा है, क्या काम आएगा मेट्रो का आपकी जिंदगी में, यूजलेस है आपके लिए, मेट्रो का कोई काम थोड़ी है आपको। मेट्रो तो वहां होता है ना जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्री है ना, बहुत सारे बल्क में लोगों को, मतलब 5,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहां पे कहां किसी को कहीं जाना है, कोचिंग जाना है, तुम्हारे लिए बनवाया जा रहा है। चलो नेक्स्ट, हाँ
यहां पे जबरदस्ती गड्ढा खोद दिया है और जाम लग रहा है फालतू का, है ना। हाँ, बारिश तो पटना में बारिश हो गया तो मत पूछो। पटना में बारिश का मतलब समझते हो? नाले रोड पे आना। हम अच्छी जगह पे रहते हैं, ठीक है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे पानी नहीं आता, बट ट्रैफिक का बहुत इश्यू है। अब नहीं बताऊंगा कहां रहते हो, पता लगे तुम पहुंच गए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तीसरा, चौराहे पे नहीं रहता हूं मैं, है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तंबू तान के मैं सो रहा हूं रात में? हद हो गई। एक ही जगह अच्छा है पूरे पटना में, नहीं नहीं, सिटी सेंटर जानते हो? मॉल, सिटी सेंटर मॉल के जो पीछे जो सोसाइटी सिटी सेंटर की, ताज होटल के बगल वाले, अब पता नहीं क्या इलाका है वो, मेरे को तो सिटी सेंटर पता है, तो वही रहता हूँ। वो ठीक ठाक इलाका है, वहां पे पानी नहीं लगता यार, है ना, लेकिन बहुत ट्रैफिक है। जैसे ही निकलो वहां से निकलने में आपको 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। वहां पे लगता है कि मर्सिडीज बेच के नैनो ले लेनी चाहिए, क्योंकि इतना ट्रैफिक है। 2-3 बार तो मेरे इधर उधर, एक बार क्या हुआ, सामने से मैं देख रहा हूं कि वो गाड़ी गलत चला रहा है, और मैं अपना गाड़ी किधर करूं, इधर करूं इधर करूं, तब तक वो आके मार दिया स्कूटी वाला। वो कह रहा भैया लग गया, अब क्या करें। हम कहेंगे हम क्या करें फिर, हमारा तो नुकसान हुआ, अब क्या करेंगे। अब गरीब आदमी थे बेचारे, वो किस कहीं जोमेटो वेटो वाले, अब क्या बोलूं मैं उनको। चलो खैर, तुम्हारी सेम मिलती जुलती शक्ल वाले थे वो, तुम्हें भी कुछ बोलता थोड़ी हूं मैं। लिखो फिजिकल अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड एक एग्जांपल है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी का एक क्वेश्चन है, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एमपी एंड बीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ, पहला एग्जांपल दे दो, मान लो मैंने दे दिया है O2 गैस, दूसरा एग्जांपल दे दिया मैंने NaCl आयनिक कंपाउंड सॉलिड, तीसरा एग्जांपल मैंने दिया है बेटा आपके पास ग्रेफाइट या एल्युमिनियम नाइट्राइड, लिख दो, चौथा कंपाउंड दिया है मैंने ऑल ऑफ दिस, है ना। तो जनरली कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देगा कि देखो आयनिक भी दिया है, कोवेलेंट भी दिया है, आयनिक ज्यादा होगा, आपको लगेगा ऐसा, बट मैंने बोला जब भी 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बन जाए वो आयनिक से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एंड देयरफॉर सबसे ज्यादा 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड का होगा। ये कंफ्यूजिंग सवाल आएगा आपके पास। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी। कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी दो ही हैं, और 4 थे टोटल, तो आपके पास 2 मेन है। कंडक्टिविटी से रेयरली सवाल आया है, एक बार आया है पूरे 33 साल में, एक बार कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, और वो भी क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं। मुझे बताओ कंडक्टिविटी कब होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो अपना एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और कंडक्ट करता है। आयनिक बॉन्ड में क्या बहुत सारा फ्री आयंस थे? आयनिक बॉन्ड को पानी में डालो पूरा फ्री हो जा रहा था, और पूरा फ्री हो जाता है तो क्या वो मूव कर सकता है अच्छे से? तो क्या कंडक्ट कर सकता है अच्छे से? तो आयनिक कंपाउंड अच्छा कंडक्टर है ना। बट कोवलेंट कंपाउंड में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, सारे पेयर्ड हैं, सारा बॉन्ड बना लिया। तो आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर था, बट कोवलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हालांकि एक एग्जांपल ऐसा है जैसा कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या 3 ही बॉन्ड बनता है? अभी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 बॉन्ड ही बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आया क्या वो कंडक्ट कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा? और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। समझ में आया? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर हो जाता है। तो जनरली कोवलेंट कंपाउंड क्या है? बैड कंडक्टर। बट ग्रेफाइट के अंदर भले ही वो कोवलेंट है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन आने से वो गुड कंडक्टर हो जाता है। बस एक एग्जांपल आपको पढ़ना है ग्रेफाइट, लिखेंगे कंडक्टिविटी।
थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आएगा कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज्यादा होती थी, इसीलिए यहां पे आ जाएगा जनरली कोवलेंट कंपाउंड हैज, जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड है लो कंडक्टिविटी। क्यों लो कंडक्टिविटी है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिखोगे ब्रैकेट में एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो कंडक्ट करेगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्ट नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है। जनरली आयनिक जो कोवलेंट कंपाउंड है वो लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिव है, यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा। बट एक केस है ग्रेफाइट, है ना। अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। ग्रेफाइट में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन बनाता है कार्बन। ग्रेफाइट में कार्बन होता है, साइक्लोहेक्सेन बनाता है, और ये साइक्लोहेक्सेन किसी आगे वाले साइक्लोहेक्सेन से ऐसे जुड़ा होता है। ये वाला साइक्लोहेक्सेन आगे वाले साइक्लोहेक्सेन से ऐसे जुड़ा होता है, और ये एक तरह से ग्रेफाइट बनाया। ठीक है, एक लेयर मैंने बनाया ग्रेफाइट का, ठीक है, एक लेयर ऑफ ग्रेफाइट मैंने बना दिया। बट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ना, मल्टी लेयर्ड होता है। ग्रेफाइट एक लेयर में नहीं होता, ये 2D नहीं है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट 3 डायमेंशन में लाई करता है। तो ग्रेफाइट ऐसे ही मल्टीपल लेयर से कनेक्टेड होता है। 6 मेंबर अगले वाले 6 मेंबर से कनेक्टेड है, ये वाला 6 मेंबर उसके अगले वाले 6 मेंबर से कनेक्टेड है, ये वाला 6 मेंबर उसके अगले वाले 6 मेंबर से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बना सकते हैं एक मेंबर, ये हो गया। ऐसे ही एक और लेयर होगा, ऐसे ही 1 मोर लेयर होगा। आपका इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा। तो बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 लेयर 3 लेयर 10 लेयर 5 लेयर, मल्टीपल लेयर्स होते हैं ग्रेफाइट के, इनफाइनाइट हो सकते हैं ग्रेफाइट के, है ना। अब ये ग्रेफाइट में एक कार्बन को पकड़ता हूं, इस कार्बन को, बताओ कितने बॉन्ड बने हैं कार्बन के? 3 बॉन्ड बने हैं, और ग्रेफाइट के पास होते तो, कार्बन के पास होते तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या यहां पे फ्री है। सिमिलरली इसका भी फ्री है। हर कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या ग्रेफाइट में? और हर कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर दो और फिर बोर्ड में लगाओ और फिर स्विच ऑन करो, सीधा भगवान दर्शन होता है, इंस्टेंट, है ना। कोई पूजा कोई व्रत की जरूरत नहीं, इंस्टेंट दर्शन होंगे। क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करने लगता है क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां भी है, यहां भी है, मल्टीपल लेयर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही लगाओगे सीधा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और आपको फील आ जाएगा कि कैसे दर्शन होता है, जन्नत। हाँ, एक बार करके देखिएगा, फिर कल शायद ही मिले, है ना। प्रैक्टिकल देखना है तुम्हें, तुम्हारे साथ ही करेंगे। तो यहां पे एक ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता है ना। जनरली आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड बना के दिया है स्ट्रक्चर, है ना। ऐसा नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर नहीं देता है। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन कार्बन यहां पे, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड बना लेता है, यहां पाई बॉन्ड बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, और जरूरत पड़ने पे यही पाई बॉन्ड टूट जाता है। पाई बॉन्ड वीक है ना, तो यही पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, और टूट जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव कर पाएगा। तो ग्रेफाइट में वही फ्री इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट में, और ये दोनों जब लेयर्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेयर्स भी आपस में बॉन्डेड होते हैं वांडरवाल से, लेयर्स भी आपस में वांडरवाल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अच्छा, वांडरवाल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है? तो एक लेयर है, दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर होगा, और लेयर्स के बीच में वीक बॉन्ड है। और वीक बॉन्ड है तो क्या आपस में स्लिप कर सकते हैं? वीक बॉन्ड है तो आपस में स्लिप कर सकते हैं, और इसीलिए वो स्लिपरी नेचर का होता है। इसीलिए लेयर्स के बीच में वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स है तो वीक फोर्स है, वीक फोर्स है तो लेयर्स स्लिप कर सकते हैं आपस में। स्ट्रॉन्ग होता तो नहीं स्लिप करता, वैसे ही रहता, बट वीक है तो स्लिप कर सकता है। इसीलिए पेंसिल को जब आप
हाथ में लेते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत स्लिपरी लगता है। द ओनली रीजन इज दिस, ठीक है, द ओनली रीजन इज कि स्लिपरी नेचर का होता है। तो लिखेंगे जनरली क्या होता है कंपाउंड के पास, हाई लो कंडक्टिव है, बट एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, और ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट हैज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हुआ क्लियर? एक जेई का सवाल आया, थोड़ा आपके दिमाग में डालता हूं। जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो सब लोग। अबे यार, हाँ, तो ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रेफाइट में पूछा गया कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दो एक्सिस बना के दे दिया, ये वाई एक्सिस दिया, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा आप में ऐसा, बट जस्ट दिमाग बढ़ाने के लिए, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, दो एक्सिस दे दिया, ग्रेफाइट दे दिया। बोलेगा किस एक्सिस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, वाई में, एक्स में, या दोनों में? यही सोचना है, एक्स में या वाई में या दोनों में। यही कितना खूबसूरत सवाल है। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां है, लेयर्स में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेयर में घूमेगा ना, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ी आ जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ी जंप कर जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेयर में ही रहेगा, तो लेयर में ही करेगा, तो केवल एक्स में करेगा, वर्टिकली थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। तो लेयर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एंड देयरफॉर केवल इलेक्ट्रिसिटी कहां कंडक्ट होगा, एक्स में। यानी कि हॉरिजेंटली कंडक्ट होता है, वर्टिकली कंडक्ट नहीं होता है। ये कहां दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है हॉरिजेंटली, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कहां पे, हॉरिजेंटली, नॉट वर्टिकली। हॉरिजेंटली इन लेयर्स, लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, इन लेयर्स, ठीक है ना, या इन लेयर्स के बजाय लिखो इन सेम लेयर। सेम लेयर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, अलग लेयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी भी नहीं होता है। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने पीरियोडिक टेबल का लाइन बाय लाइन कर लिया? मैं पूछने वाला हूं, एक बार चेक भी कर लूंगा, ध्यान रखना। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कुछ 250 थे, ठीक है, अगले वीक से पहले पहले कर लीजिएगा, राइट। कितना लेगा आपको, 2 से 3 घंटे बैठोगे हो जाएगा, ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इनऑर्गेनिक मास्टर कितना भी पढ़ा दे, जब तक एक बार आप खुद से नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी, कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। चाहे मैं आऊं, चाहे कोई एकदम भगवान जी अवतार ले लें पढ़ाने के लिए, एक बार एनसीईआरटी आपको करना ही पड़ता है, ठीक है, वंस एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को करने के लिए इसीलिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कर लीजिएगा। चलो, इसके बाद चौथा प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड में चार्ज होता था प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस से तो पोलर हो गया, है ना। तो आयनिक कंपाउंड कैसा नेचर का होगा, पोलर या नॉन पोलर? पोलर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में चार्ज है तो पोलर होगा। कोवलेंट कंपाउंड में चार्ज है क्या, नहीं। कोवलेंट कंपाउंड में चार्ज नहीं तो कैसा होगा, नॉन पोलर। और हमने ये भी सीखा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर आयनिक कंपाउंड होगा, पोलर है तो पोलर में ही सॉल्युबल होगा, और अगर कोवलेंट कंपाउंड है नॉन पोलर तो क्या नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। क्लियर? तो इस सॉल्युबिलिटी का चौथा पॉइंट है, ये लिख लिया आपने, लिख लिया ना, यहां लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपके पास सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड हो रहे थे पोलर तो वो सॉल्युबल थे पोलर सॉल्वेंट में, बट कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, नॉन पोलर, एंड देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, और चूंकि ये नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर, देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, देयरफॉर it is soluble in non-polar solvent.
नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे अभी लिखा था बेंजीन, बेंजीन क्या था C6H6, सारे नॉन पोलर हैं। नेक्स्ट CS2 कार्बन डाई सल्फाइड है ना, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं। CS2 जैसे आपके पास आ जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बिहार में बहुत इस्तेमाल होता था पहले, पता है क्यों? ओमनी गाड़ी, मारुति ओमनी और क्लोरोफॉर्म बिहार में बहुत बिकता था। ठीक है, ओमनी गाड़ी किसके लिए? भरने के लिए, और जो रुमाल में सुंघाते थे वो यही क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो ये बहुत चला करता था पहले, अब बंद हो गया है, अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है। चलो लिखो, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। तो कोवलेंट कंपाउंड आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैसे बनता है वो पढ़ा, प्रॉपर्टी क्या होती है ये पढ़ा, यही एनसीईआरटी में, इसके अलावा ब्ला ब्ला कुछ नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है कोवलेंट के बाद 5 लाइन लिखा है कोऑर्डिनेट के बारे में, बट अपन उसको 10 लाइन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि आगे जाके उसकी इंप्लीकेशंस हैं लुईस थ्योरी, VACPR, VBT वगैरह वगैरह में। तो हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सॉल्युबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सॉल्युबिलिटी में कोवलेंट नॉन पोलर में ही होगा। नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, पहले लिख लो तसल्ली से, 2 मिनट ले लो, लिख लो, फिर हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिखे, जल्दी करो जल्दी करो। होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? आपके दिमाग में क्या इमेज बना हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? लोन पेयर एक के पास होता है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डोनेट हो जाता है, यही है, और ये गलत है। ठीक है, गलत नहीं कह सकते, इसको कहते हैं आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, राइट? कोई अच्छा खुद सोच के देखो, कोई ऐसा प्रोसेस होगा जो लोन पेयर अपने आप उड़ के चला जाएगा यहां पे? भाई वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर अपने आप थोड़ी चला जाएगा वहां पे, क्या होता है अभी उसको समझेंगे। देखो, जब मैंने कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखाया था तो वहां पे लिखाया था इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद करो लिखाया था इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते थे? कोवलेंट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है। ये क्या है? इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल केस है, यहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, डेफिनेशन बाद में, पहले समझ लो आराम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझ लो। आ जाओ लिखो ध्यान से, आपके दिमाग में जो चलता है पहले मैं वो बता देता हूं। आप ऐसा मानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कि देखो मेरे पास क्या है, NH3 पड़ा है, ठीक है, और यहां पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अगर सामने वैकेंट ऑर्बिटल होगा, H+ मतलब मान लो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो आसानी से ये डोनेट हो जाएगा और यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। दिस इज सुपर रॉन्ग, ये गलत है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही नहीं है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है 9वीं कक्षा में, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए गलत है, कैसे गलत है समझिए। कोई भी बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है कि लोन पेयर यहां से जंप मार के यहां आ जाएगा, ये कोई प्रोसेस ही नहीं है। बॉन्ड कैसे बनता है आपको बता रखा है, कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, कैसे बनता है? ओवरलैप से। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से, ओवरलैप से। अब ध्यान दो, मैं एक काम बनाता हूं, सिंपली एक कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, मान लो सबसे छोटा कोवलेंट बॉन्ड लिया H2, कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट कंपाउंड, तो क्या होता था? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होना है, और इस वाले हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होना है। तो क्या ये दोनों H और H कोवलेंट बॉन्ड बना पा रहे थे? यही था। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लो Cl2, क्लोरीन है, 2 2 4 2 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है,
अगले वाले क्लोरीन पे भी बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया एक शेयर करके, और इस वाले क्लोरीन ने भी एक शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और आपके पास Cl और Cl नाम का बॉन्ड बन गया, बाकी ये लोन पेयर आ गया। यही हुआ। कोवलेंट बॉन्ड में हो क्या रहा है, देखना ध्यान से, इक्वल शेयरिंग हो रहा है। मतलब इसने एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी सिंपल। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, इक्वल शेयरिंग लिखा है वहां पे, और इसी को अपने को समझना है, व्हाट इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों एटम बराबर बराबर शेयर करते हैं, दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ के खत्म किए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान देना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, बोर्ड पे ही देखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखना बाद में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मान लो नाइट्रोजन है और मैंने यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, NH, अमोनिया बना रहा हूं मैं बेसिकली, अमोनिया में ये लोन पेयर दिख रहा है ना। अब मान लो मेरे पास एक H+ नाम का वैकेंट ऑर्बिटल है, यही हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, H+ नाम का वैकेंट ऑर्बिटल, क्या यहां पे 1s वैकेंट ऑर्बिटल होगा, 1s वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या ये 1s स्फेरिकल होता है, खाली पड़ा है। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p3, हमेशा जो बॉन्ड बनता है बाहर से बनता है, तो मैंने क्या बना दिया, 2s2 बना दिया, और मैंने क्या बनाया बोर्ड पे देखना, क्या 2p3 बना दिया है, 1 2 3 बना दिया ना। अब बोर्ड पे देखो, बड़ा मजा आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड क्या इससे बने हैं, σ1 σ2 σ3, और क्या ये वाला लोन पेयर है, क्या यही वाला लोन पेयर है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है कि इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये 2s में पड़ा है, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या 2s में पड़ा है, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या 1s है, तो इसका 2s फुल्ली फिल्ड, इसका 1s कंप्लीटली एम्प्टी, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। लेकिन क्या यहां पे इक्वल इक्वल शेयरिंग हुआ है, क्या यहां पे अनइक्वल शेयरिंग हुआ ना, इसने 2 दिया इसने 0 दिया, वहां भी ओवरलैप ही हो रहा है, यहां भी ओवरलैप ही हो रहा है। डिफरेंस क्या है, इक्वल इक्वल शेयरिंग किया है, यहां पे अनइक्वल शेयरिंग किया है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बहुत सिंपल डेफिनेशन एनसीईआरटी का है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग, क्योंकि एक ने क्या शेयर किया है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ने क्या किया है 0 इलेक्ट्रॉन, तो क्या अनइक्वल शेयरिंग हो गई, और अनइक्वल शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कैसे बनता है, ओवरलैप से ही बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कैसे बनता है, ओवरलैप से ही बनता है। बस यहां पे बराबर बराबर का ओवरलैप हो रहा है, यहां पे ये फुल्ली फिल्ड ओवरलैप, ये फुल्ली फिल्ड है और ये एम्प्टी है, ये फुल्ली फिल्ड है और ये एम्प्टी है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये एम्प्टी है, तो दोनों आपस में ओवरलैप कर गए और इससे जो बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आए समझ में। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल आ जाएगा कि आपके पास इट इज अ, लिख लीजिए, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही है, ओवरलैप ही हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा पॉइंट, अनइक्वल शेयरिंग होता है कैसे, तो एक एटम का फुल्ली फिल्ड होगा और दूसरे एटम का वैकेंट ऑर्बिटल या एम्प्टी ऑर्बिटल। एक एटम का हमेशा फुल्ली फिल्ड होगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब 2 और 2 आ गया मतलब ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया, एक ऑर्बिटल में 2 ही तो हो सकता है। तो यहां पे आ जाएगा कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम कैसे हो रहा है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम किसके साथ ओवरलैप करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, ओवरलैप्स विथ एम्प्टी ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम ओवरलैप्स विथ एम्प्टी या फिर वैकेंट ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं,
empty orbital of another atom overlaps with empty orbital of another atom, ठीक है ना, and coordinate bond forms. एक का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, दूसरे का एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स. बोलो क्लियर? एक का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरे का वैकेंट ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और आपके पास बॉन्ड फॉर्म होता है. एक एग्जांपल आपको बताया, अभी 3 एग्जांपल और है, सॉरी 4 एग्जांपल और है, दूसरा एग्जांपल अभी लिखेंगे. एग्जांपल नंबर 2. और यहां पे इस एग्जांपल नंबर 2 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मान लो मेरे पास वाटर है, मैं वाटर को थोड़ा टेढ़ा बनाया, OHH, यहां पे एक लोन पेयर दे दिया और यहां पे दूसरा लोन पेयर दे दिया. अगर इसकी रिएक्शन मैं सामने H+ से कराता हूं, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? वाटर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और सामने H+ है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है. बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. ठीक है, तो इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा. यही है ना? अच्छी बात है, तो बॉन्ड बना दीजिए. तो आपके पास क्या हो जाएगा? H3O+ बन जाएगा. H3O+. O, ऑक्सीजन के पहले से 2 बॉन्ड थे, अब 3 बॉन्ड बन जाएंगे और आपके पास एक लोन पेयर हो जाएगा, H3O+. यही है. इसको पहले बाद में लिखेंगे, पहले अपना नॉर्मल वाला लिखते हैं. रुको. OHH एक लोन पेयर रहेगा और एक H+ को इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया है. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक रूल है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रूल यह है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट में बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं. फिर से सुनिएगा, अगर कोवलेंट बॉन्ड क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या सेकंड पीरियड से बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा. अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे ही. इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, अमोनिया हमारे पास है NH और इसका जो लोन पेयर था क्या वो डोनेट हो गया H+ को? यही ऐसे ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अमोनिया ने अपना लोन पेयर क्या उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दिया है? बोलो हाँ या ना, यही हुआ है. अब ये बोला जा रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकंड पीरियड का एलिमेंट बना रहा है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दो. ध्यान दीजिएगा, अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दीजिए और डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस दे दीजिए. डोनर कौन है? N, तो डोनर पे आ जाएगा प्लस, एक्सेप्टर पे चला जाएगा माइनस. पहले से प्लस था, माइनस गया तो क्या वो न्यूट्रल हो जाएगा? इसीलिए NH4+ में N पे प्लस आता है. एक बार वापस वापस वापस. पहले इतना नोट कर लीजिए, जितना है उतना नोट कर लीजिए, फिर ये वाला रूल पढ़ाऊंगा दोबारा. हो गया?
थोड़ी फ्री होता है। पेयर इलेक्ट्रॉन एक जगह ही फिक्स रहता है, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो मूव नहीं करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो एक जगह से दूसरे को मूव कर सकता है। क्यों? सिंगल इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, वो पेयर बनाने के लिए मूव करता है। समझे? जो पहले से पेयर है वो क्यों मूव करेगा, वो तो स्टेबल है। पोलर नेचर की वजह से। देखो यहां पे वाटर में क्या H+ और OH- वाला ये आता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तब जाके ये क्या H+ हो गया और अलग OH- हो गया, तो क्या आयन बन गए। आयन बनने से कंडक्टिविटी होती है। ठीक है? लोन पेयर कभी मूव नहीं करता, बॉन्ड पेयर कभी मूव नहीं करता, क्योंकि वो पेयर है। चलो तीसरा एग्जांपल बताता हूं, फिर जो बता रहा था वो बताऊंगा। तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास NH3 बना हुआ है, तो जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होता ही है। सिमिलरली मैंने बनाया BF3, सिमिलरली मैंने BF3 बनाया, और जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है? ये पता है जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। बता देता हूं, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होगा, ये दिख रहा है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए तो एक लोन पेयर होगा। अब बोरोन के 3 बॉन्ड बनेंगे तो कैसे वैकेंट, बोरोन का वो लिख लो 1:2:2p1 आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा हो 2:2, और क्या 2p1 ऐसा बन जाएगा। बट इसको 3 बॉन्ड बनाना है तो यहां तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, तो 3 बॉन्ड का मतलब यहां पे एक्साइटेड स्टेट में ले गया ये। तो बोरोन ने पहला बॉन्ड यहां से बनाया σ1, बोरोन ने दूसरा बॉन्ड यहां से बनाया σ2, बोरोन ने तीसरा बॉन्ड यहां से बनाया σ3। जब 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा उन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इन एवरी केस जब भी बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मैं इधर रख देता हूं वरना गिर जाएगा उधर। हाँ, तो यहां पे जब भी बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और यहां पे लोन पेयर है। तो क्या एक का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और क्या एक का वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या ये दोनों आपस में ओवरलैप करने के लिए तैयार हैं? और ये ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को दिखाते हैं ऐसे एरो से कि इसके और इसके बीच में क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है। ठीक है? अनइक्वल शेयरिंग हुआ है, ओवरलैप हुआ है, क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे बन गया। क्वेश्चन, ये 3 एग्जांपल हो गए आपके पास, चौथा एग्जांपल और 5वां एग्जांपल लेट आएगा। अभी इन्हीं तीनों एग्जांपल पे ऑपरेशन करना है। पहला एग्जांपल NH4+, दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+, और तीसरा एग्जांपल है आपका NH3BF3 का। एनसीईआरटी खोलेंगे यही 3 एग्जांपल देखने को मिलेगा, इसके अलावा है ही नहीं। ठीक ना? अब आ जाओ कि इन तीनों एग्जांपल में एग्जामिनर क्या पूछता है। पूछता है NH4+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो ओवरलैप से बना होगा। ओवरलैप से बना होगा, कौन से ओवरलैप से बना है भाई? ओवरलैप से ही बनेगा। एक का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, एक का एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। बोल रहा है कौन सा ओवरलैप होगा? यहां पे 2s और इसका 1s, तो 2s 1s ओवरलैप से बनेगा। समझ में आया? जैसे यहां से पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का ये ओवरलैप, ऑक्सीजन का लोन पेयर और इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसका तो 1s फिक्स है। ऑक्सीजन का पता करो लोन पेयर कहां होता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां होता है, लिख के पता करो। पहले यहां तक लिख लो फिर क्वेश्चन लिखे। यहां तक लिख लिया? लिख लिया ना यहां तक सब लोग? जल्दी 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 फटाफट। NH3BF3 जल्दी से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। हाँ 2s 2p में है, इसीलिए पूछा कि 2s में भी 2p में भी डोनेट कौन होगा। 2s वाला होगा 2p वाला होगा? क्यों? सेम है, कोई भी हो सकता है। SS ओवरलैप करना। और हाँ, आप देखिए अगर आपके पास S में लोन पेयर है और P में लोन पेयर है, S में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, S का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है ना, S न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ना, तो S अट्रैक्ट करके रखता है, P आसानी से डोनेट हो सकता है, और हमेशा डोनेट आउटर से होता है। तो S अंदर है, P बाहर है, तो P से आसानी से डोनेट हो सकता है। ठीक है? तो लोन पेयर डोनेट होगा लेकिन 2p से होगा। नहीं नहीं, तो हाँ, वाटर में केवल एक लोन पेयर ही डोनेट होता है, वो 2p का। 2s का लोन पेयर हमेशा रहता है। ठीक है? S से नहीं होगा, क्योंकि आपको पेनिट्रेशन पावर पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि S का ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन का मतलब अट्रैक्शन।
तो एस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, पी कम अट्रैक्ट करके रखेगा, तो पी आसानी से दे देगा। लिखे इसके बाद क्वेश्चन, इन्हीं पे 3 क्वेश्चन है। विच ओवरलैप अकर्स इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉलोइंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप अकर्स इन कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो यहां पे देखो ध्यान से, पहला दिया जा रहा है NH4+, दूसरा एग्जांपल है H3O+, तीसरा एग्जांपल है NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। ठीक है, 3 एग्जांपल है, कह रहा है कौन सा ओवरलैप होगा। पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो, पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ओवरलैप के बारे में। तो देखो ध्यान से, पहला कंपाउंड क्या NH4+ होगा, तो NH4+ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता देंगे कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H+ को दिया होगा। क्या इसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? क्या यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? आ जाओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कहां है, तो 1s2 2s2 2p3, हमें दिख गया कि 3 सिग्मा बॉन्ड यहां से बन रहा है, 3 अनपेयर्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या लोन पेयर है, और ये वाला क्या वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो ओवरलैप हो रहा है। तो NH4+ में ओवरलैप कौन सा होगा? लोन पेयर मतलब 2s और वो मतलब 1s, 2s 1s ओवरलैप से बन रहा है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं H3O+, बोर्ड पे देखें, H3O+ में हम सबको पता है कि वाटर है, और वाटर में हमारे पास 2 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर H+ को डोनेट हो जाता है। ये लोन पेयर क्या होता है? H+ को डोनेट हो जाता है, ऐसे ही होता है। अब ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर कहां है, पता करते हैं। ऑक्सीजन में आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब 2s2 बनाया सबसे पहले और 2p4 बना दिया, 1 2 3 4, यही बनेगा। अब देखो ध्यान से, 2 लोन पेयर है, पहला लोन पेयर यहां है, दूसरा लोन पेयर यहां है, और 2 सिग्मा बॉन्ड इसने यहां से बना दिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो एक लोन पेयर और एक H+ के साथ इसका ओवरलैप है। तो ओवरलैप कौन सा होगा? 2p वाला। 2s कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों? s का अट्रैक्शन ज्यादा है, ये दोनों लोन पेयर को अट्रैक्ट करके रखेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे जो ओवरलैप होता है वो ऑक्सीजन का कौन सा होगा? 2p, और हाइड्रोजन का 1s। तो 2p 1s ओवरलैप से बना है। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, मैच द कॉलम दिया हुआ था, तीनों डायग्राम और तीनों का ओवरलैप पूछा हुआ था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक है, H3O+ के बाद तीसरा एग्जांपल है NH3 और BF3 में। कह रहा है इसमें कौन सा ओवरलैप है? तो एक का तो लोन पेयर है, पता करते कौन से में है, और एक का वैकेंट ऑर्बिटल है, पता करते कौन से में है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हमें दिख गया, बता दो, नाइट्रोजन का लोन पेयर 2s में होगा, और बोरोन का भी अभी बताया था 2p में है। डायरेक्ट लिख दूं? चलो बना देता हूं यार। नाइट्रोजन में देखो 1s2 2s2 2p3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो यहां से बन गया, बाकी का लोन पेयर मुझे 2s में दिख गया। बोरोन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p1, यानी कि 2s2 2p1 से तो काम नहीं चलेगा, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, तब जाके 3 बॉन्ड बनेगा। तो मैंने एक्साइटेड स्टेट में ले गया, 3 बॉन्ड बनाया, तो यहां से 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएंगे, बट एक वैकेंट ऑर्बिटल तो यहां है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कहां है? 2p में है। तो कौन से ओवरलैप से बन रहा है? 2s 2p ओवरलैप से बन रहा है। अब यहां पे बेहतरीन 2 स्टेटमेंट लिखाऊंगा कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बना रहा है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बना रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड वाला बनाया है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। यहां पे भी सेकेंड पीरियड वाला बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। ये वाला भी देखो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, देखो ना यहां पे सेकेंड पीरियड वाला बना रहा है। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड वाला बना रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस कंडीशन ये है
कि जो डोनर है वो प्लस जाएगा, जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस जाएगा। इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड। बस कंडीशन ये है कि आपके पास डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आना चाहिए। ध्यान दीजिए, नोट नोट इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed, if coordinate bond is formed by second period element, अगर coordinate bond form हुआ है second period element से, if coordinate bond is formed by second period element, then it is replaced by single bond। तो उस coordinate bond को आप क्या करते हो, single bond से replace कर देते हो। आप एनसीईआरटी में देखिएगा कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एरो नहीं इस्तेमाल किया है, वो सिंगल बॉन्ड ही लिखा है, क्योंकि ये रूल है। इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय सेकंड बॉन्ड, सेकंड पीरियड एलिमेंट, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड, है ना। ब्रैकेट में लिखें, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, डोनर पे, और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, एक्सेप्टर पे। पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर, नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर। यस, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लो मैं बोलूं NH4+ में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, इसके 3 और एक H+ वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। H3O+ में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3। यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, नाइट्रोजन 4। बोरोन कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 4। और आपको पता है सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, ध्यान, कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल इसी कोवलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल केस है। हाँ, नहीं, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे मान लो मेरे को ऐसे दिया हुआ है NH3HH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वो या ये लिखो या ये लिखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, डोनर प्लस एक्सेप्टर माइनस, क्या हो जाएगा, नो सेम है, बोथ आर सेम। अभी वही करवा रहा हूं, वेट फॉर इट। नोट लिख लिया, नोट लिख लिया कि अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से या सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा, डोनर पे प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। लिख लिया, इसके 3 एग्जांपल है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, इसी नोट का एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लो आपको बोला जा रहा है NH4+, तो हम सब NH4+ को 2 तरीके से दिखा सकते हैं, NH3, और क्या होगा, लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किसके पास, H+ के पास, यही बनेगा। अब ध्यान दो, मैंने बोला अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट बना रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो और यहां पे H लगा दो। अब देखो डोनर पे क्या है, प्लस, एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन क्या पहले से प्लस पड़ा हुआ है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इट इज वेरी न्यूट्रल, NH4+। इसीलिए जब आप NH4+ आगे लुईस में पढ़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज N पे आएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रीजन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं, H3O+, तो अभी आपने देखा H3O+ में, देखो ध्यान से, 2 लोन पेयर था, इसमें से एक लोन पेयर क्या H+ को डोनेट हो गया, एक लोन पेयर H+ वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट हो गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक काम करिए, सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करिए, डोनर पे क्या आ जाएगा, प्लस, एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन पहले से प्लस है, माइनस आ गया तो क्या न्यूट्रल हो गया, और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा। इसलिए हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पे प्लस आता है।
अब देखो ये कितना अनस्टेबल हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस चार्ज आ गया, देना पड़ेगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, आप देखो ध्यान से, NH3 और BF3 होता है H H H, और यहां पे देखो B 3 फ्लोरीन के साथ BF3 बॉन्ड बना रहा है, यही था। यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सेकंड पीरियड वाला बनाया है, तो अगर सेकंड पीरियड वाला बनाया है तो क्या इसको मैं सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दूं, और अगर मैं सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करूंगा तो क्या आपके पास देखो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा, तो डोनर पे प्लस आ जाएगा और यहां पे कुछ भी नहीं है तो एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा, माइनस। सिंपल, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, है ना। अब इसी का दूसरा नोट आता है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड वाला बनाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाता है, समझे। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकंड पीरियड वाला बना रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे रिप्लेस हुआ, सिंगल बॉन्ड से, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड वाला बनाए तो वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। पहले ये लिख लो फिर उसको कराते हैं। बैक स्लाइड, क्या नहीं लिखे थे तुम बेटा, हाथ की मेहंदी छूटी नहीं है तुम्हारी, जल्दी जल्दी लिखो, कल लगाए होगे ना, नहीं लगाए हो क्या तुम, उपवास नहीं रखे थे तुम, अरे क्या बात कर रहे हो, सब उपवास रखे होंगे अंदर अंदर, घर वालों को से छुपा छुपा के रखे होंगे उपवास, है ना, कि हमें अच्छी लड़की मिलेगी, है ना, नहीं मिलेगी बेटा अच्छी, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। चलो, लड़कियां बड़ी नाराज होती होंगी ना मेरे पे अंदर अंदर से, कैसा मास्टर है ये, क्या बोलते रहता है, बट सच्चाई से थोड़ी भटक सकते हैं यार, सच्चाई तो सच्चाई। हो गया तुम्हारा, हो गया ना, जल्दी। कल मैंने सुना कि पुलिस वालों ने वहां पे लाठीचार्ज किया है इस्कॉन में, है ना, इतनी भीड़ हो गई। मैं जाना चाह रहा था, किसके साथ क्या होता, अकेले जाएंगे, तो मैं जाना चाह रहा था लेकिन मैं गया और देखा कि जो रेड लाइट है जहां से घूमते हैं उधर अंदर के लिए, वहीं पे पुलिस खड़े थे कि नहीं नहीं इधर गाड़ी नहीं जाएगी। अब मैंने कहा, मैं समझ गया कि अंदर तो भैया बहुत जाम लगी है, इसका मतलब तभी तो गाड़ी नहीं जाने दे रहे। तो फिर मैंने सीधा यू टर्न लिया घर पे, फिर मैंने यूट्यूब लाइव देखा इस्कॉन टेम्पल का, और तो क्या कर सकते हैं, इतनी भीड़ है हर जगह। अच्छा होता है यार, एक दिन का व्रत अच्छा चीज है, मैंने तो रखा था प्रयोग, तो मैंने हेल्थ रीजन की वजह से रखा था कि आप एक दिन उपवास रहते हो तो आपका हेल्थ सही रहता है, बस बस। और अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो वो गाना बहुत अच्छा है, अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो 36 आएंगी। किसका शादी है भाई, बहुत गलत अफवाह है, मेरी बात मान लो, नहीं है। अगर होता तो मैं यहां पे लिखवा के घूम रहा होता, लेकिन नहीं है बेटा। देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं उड़ती चिड़िया हूं, हर डाल पे बैठने का आनंद होना चाहिए। क्यों एक जंगल में क्यों फिक्स रहना है आपको, आप जंगल के राजा बनिए। आप सुन, अच्छा एक बात बताओ, साइबेरिया के पक्षी आते हैं कि नहीं भारत में, हम क्यों नहीं जा सकते साइबेरिया। तुम बेटा वही समझो जो मैं समझाना चाहूं, कुछ और ना समझो। चलो लिखो नोट नंबर 2। हाँ भाई हाँ, आ जाओ, तुमने बजा लिया, तुम्हें जितना होना था। नोट 2, नोट 2 ये है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड एलिमेंट बनाए
तो सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय थर्ड पीरियड एलिमेंट, अगर आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट से बन रहा है, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। तो फिर ये रिप्लेस हो जाता है डबल बॉन्ड से। दो एग्जांपल इसमें है आपके एनसीईआरटी में, एक नहीं, एक ही है, मतलब मैं दो कराऊंगा। आ जाओ, सबसे पहला एग्जांपल है SO2, मुंह बंद। सबसे पहला है आपके पास SO2। मुझे आप बता सकते हैं सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 होता है, ग्रुप 16 का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास दो ऑक्सीजन है, एक यहां लिखता हूं, एक यहां लिखता हूं। ऑक्सीजन के पास भी कितना है? 6। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैंने SO2 बना दिया। तीसरा एक और एग्जांपल है SO3। SO2 भी बनता है। एक और एग्जांपल आपके पास आता है SO3। सल्फर इज द सेंट्रल एटम, तो 6 आपके पास आ जाएगा। एक ऑक्सीजन को मैंने यहां रखा, दूसरा को मैंने यहां रख दिया, और तीसरा मैंने आपके पास यहां रख दिया। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 और चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने ओवरलैप कर लिया, एकदम ठीक, ऑक्सीजन स्टेबल हो चुका है। सल्फर के पास भी 6 है, अब इसने ओवरलैप कर दिया, सल्फर भी स्टेबल हो चुका है। बोलो क्या स्टेबल हो चुका है? एस डबल बॉन्ड हो। सल्फर के पास 6 थे, ऑक्सीजन का 2 ओवरलैप करके 8। ऑक्सीजन के पास 6 थे, सल्फर का 2 ओवरलैप करके 8। अब क्या यहां पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, तो क्या ये वाला लोन पेयर यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा? तो SO2 में क्या आपके पास नजर आ रहा है कि मैंने यहां पे डबल बॉन्ड हो तो बना ही दिया, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो था वो यहां पे ऑक्सीजन के साथ बन गया है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? अब देखो, क्या थर्ड पीरियड वाले ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है? अगर थर्ड पीरियड वाले ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्लेस करोगे? डबल बॉन्ड। समझ में आया? कोई प्लस माइनस नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं, नो प्लस नो माइनस। यहां पे डबल, सिंगल बॉन्ड में प्लस माइनस आएगा, डबल बॉन्ड में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अच्छा, सल्फर के पास कितने थे? 6 था, 2 तो यहां चला गया बॉन्ड में, 2 तो चला गया लोन पेयर में, 2 वहां बच गया। ऑक्सीजन के पास कितना था? 6, 2 तो चला गया बॉन्ड में, और बाकी बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर आ गया। इस ऑक्सीजन के पास कितना था? 6 पहले से था, 2 और आ गया, 8 हो गया। तो दिस इज थर्ड पीरियड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे SO3 में देखो, अच्छा, आपका मन होगा कि सर मैंने ओवरलैप ही क्यों नहीं करा लिया? ये देखो, ऑक्सीजन का ओवरलैप हो गया, ये भी ऑक्सीजन का ओवरलैप हो गया, ये भी ऑक्सीजन का ओवरलैप कर लो मान लो, और सल्फर ये देखो सबसे ओवरलैप कर लेगा, 2 2 2 2। भाई इक्वल शेयरिंग होता है ना। तो अब सल्फर का पूछो बेटा, 6 पहले से था, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सल्फर का 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये नहीं बना पाएगा। इसीलिए सल्फर, सल्फर के पास 6 ही है ना, सल्फर 6 है, तो 2 इसके साथ ओवरलैप करता है, और 2 यहां पे सल्फर है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, ऑक्सीजन के पास 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है। ऑक्सीजन ने 2 ले लिया, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। सल्फर ने 2 ले लिया, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। देखो दोनों का, ऑक्सीजन का सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना? ऑक्सीजन भी 8 हो गया, सल्फर भी 8 हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बावजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तब ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसानी से बना सकता है, एक इधर और एक इधर। बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर। अब SO3 कैसा बन गया? एक तो डबल बॉन्ड बन गया, एक ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और एक ऊपर इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अगर थर्ड पीरियड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड हो जाता है? सिंपली आप SO3 ये भी लिख सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, सल्फर दे सकता है, सेकेंड पीरियड वाले नहीं दे सकते, सल्फर देते हैं। इसके पास अगेन मैंने बोला ओवरलैप किया है, पूरा पूरा नहीं देता है, वो शेयर कराता है। लोन पेयर यही रहेगा, बस वो ऑक्सीजन को जब जरूरत पड़ेगा तब चला जाएगा उसके पास। तो SO3 का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जल्दी से लिखिए।
और एक लास्ट स्टेटमेंट इसमें आता है, क्या हर वो एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? तो कौन बनाएगा? मान लो एक एलिमेंट है, उसके पास लोन पेयर है और सामने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? बनाएगा? हां, आंसर इसका है हर बार नहीं बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनाएगा या लोन पेयर तभी डोनेट होगा जब उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, खुद ही अनस्टेबल है, तो क्यों डोनेट करेगा? पहले तो खुद स्टेबल होना पड़ेगा तब वो डोनेट करेगा। तो लोन पेयर वही डोनेट करेगा जो स्टेबल हो, यानी कि लोन पेयर वही डोनेट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे आप ध्यान लो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट कंप्लीट था, तभी इसने डोनेट किया है। ऑक्सीजन के भी देख लो, 2 यहां, 2 यहां और 2 लोन पेयर है, तो 4 और 4 8, ऑक्टेट कंप्लीट था तभी इसने डोनेट किया। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था तभी इसने डोनेट किया। तो हर एलिमेंट डोनेट नहीं करता है, वही एलिमेंट डोनेट करेगा जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो, जो पहले खुद से स्टेबल हो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एलिमेंट बनाएगा जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो एंड उसके पास एक लोन पेयर। यस, पहले कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। रूल ये कहता है कि पहले कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर कोवलेंट बॉन्ड से स्टेबिलिटी नहीं आई तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हर केस में यहां कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहां भी पहले कोवलेंट बनेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट बनेगा। यस, थर्ड पीरियड एलिमेंट एक साथ 2 लोन पे डोनेट कर सकते हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक साथ 2 लोन पे डोनेट नहीं करते। चलो नेक्स्ट, जल्दी लिखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिखो थ्योरी ऑफ, हाँ, SO2 में एक लोन पेयर बच गया, क्या? चुप रहो। हाँ, SO2 में एक लोन पेयर बच गया तो बचा रहेगा, लोन पेयर का कोई काम नहीं है, सिंपल। सिमिलरली सल्फर का यहां पे हो गया, ऑक्सीजन का देखो तो 4 बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया, सिंपल। बस एक वो मुझे बनी याद रखना है, आप हिंदी में लिखना चाहें लिख लेना कि डोनेट वही करेगा जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो। हर एलिमेंट डोनेट नहीं करने नहीं बैठ जाएगा, डोनेट वही करेगा जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो। चलो लिखो थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आपके पास 4 थ्योरी है, इसी 4 थ्योरी के अराउंड केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। लेविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी के अंदर रेजोनेंस वेजोनेंस सब कवर हो जाता है। तो यही 4 थ्योरी है, इन्हीं 4 को कवर करने पे बॉन्डिंग खत्म होता है। तो लिखिए थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और सबसे पहला थ्योरी है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लुईस थ्योरी। थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहला थ्योरी लिखेगा लेविस थ्योरी। पुराने जमाने में भी कितना स्टाइलिश नाम होता था, लेविस। ये तुम्हारी जीन्स वाला ब्रांड नहीं है, वो अलग है, लिवाइस है वो, राइट। और ये लेविस है ना। हिंदी एनसीईआरटी पे वहां पे लुईस लिखा हुआ है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका लुईस है, ऐसे इंग्लिश में लेविस बोल देते हैं। नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, मोलिक्यूल आपको दिखेगा यहां पे फॉर्म होता हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते बेटा VBT। लेविस थ्योरी को ही दूसरे फॉर्म में बोलते हैं बेटा ऑक्टेट थ्योरी, और इसी को कंप्लीटली बोल दिया जाता है लुईस ऑक्टेट थ्योरी। उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और इतना नाम आज के बाद मैं कभी नहीं लूंगा, VACPR बस। ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा नाम आजकल थोड़ी चल रहा है, आजकल तो छोटे छोटे में बाबू सोना, बस खत्म, है ना। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको भी बेटा हम लोग शॉर्टकट में बना लेंगे, ठीक है, ए मोटी, ठीक है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपके पास आ जाएगा ए मोटी। हद हो गया तुम लोग, चलो तुम लोग को क्या ये पहली बार थोड़ी सुन रहे होगे, चलो भाई, तो आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगा। इसके बाद इसी में है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड ब्ला ब्ला, सारी चीजें हैं इसी के अंदर। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको बॉन्डिंग का पूरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे बताऊं, तो अगर आप बॉन्डिंग का थोड़ा सा रिसर्च करें, 2010 से लेके 2024 तक का पेपर अगर आप उठाएं और सर्च करें, है ना, मैं डालवा दूंगा आज टेलीग्राम में, 90% केसेस में केवल एक जगह से क्वेश्चन आया है, एमओटी। 90% क्वेश्चन बेटा यहीं से आया है। मतलब 30 साल में अगर आप बात करोगे बॉन्डिंग से, मान लो कितने सवाल आए होंगे, 70-80 सवाल आए होंगे 30 साल में, किसी साल 3, किसी साल 4, किसी साल 2 तो मिनिमम आता ही आता है। तो 70-80 सवाल में 50 सवाल से 60 सवाल बेटा एमओटी के मिलेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के, है ना। काफी डिटेल में पढ़ना होता है। अब यूट्यूब पे जाओगे तो उसका शॉर्ट ट्रिक चलता है ना, कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर 3, 15 का 2.5, है ना, एंड सो ऑन। और जैसे ही आपको क्वेश्चन देंगे वो पूछ लेगा कि होमो ऑर्बिटल्स कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन है, वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता है। वो पूछ देगा पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता है। और आप देखोगे तो एग्जामिनर को भी मुझे लगता है शॉर्ट ट्रिक पता हो गया है। तो पिछले 7-8 सालों में कोई शॉर्ट ट्रिक वाले सवाल नहीं आए, हर सवाल डिटेल वाले आए हैं, जिसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डायग्राम बनाना आसान है, मतलब एक बार आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद बस आसान हो जाता है। लिखो लुईस थ्योरी या लुईस ऑक्टेट थ्योरी, हमें पता है 4:15 से क्लास होती है, लिखो लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ब्रेक करके क्या करोगे बेटा, अब ऐसे ही ब्रेक मत करो बेटा, आओ लिखो बेटा, तुम्हारी सीटियां निकाल दूंगा मैं, पढ़ लो नहीं तो। लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ लो। लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या होता है, देखो ध्यान से। एक साइंटिस्ट हुए लुईस नाम से, बहुत पुराने जमाने में, जब केमिकल बॉन्डिंग की डिस्कवरी हो रही थी, मतलब पहली बार पता लग रहा था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो लुईस ने बहुत सिंपल सी चीज बोली, एक लाइन में लुईस आपको दिमाग में बिठा देंगे। लुईस ने बोला कि दुनिया का हर एटम ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सिंपल, दुनिया का हर एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ताकि उसको ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना है। बाकी बातें सारी कहानी है, जो क्वेश्चन लगेगा वो इसी से लगेगा। कि लुईस थ्योरी ने क्या बोला कि कोई भी एटम इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो वो स्टेबिलिटी के लिए डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। हर एटम के पास अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन के पास 7 होता है, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, नाइट्रोजन के पास 5 होता है। जैसे मान लो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लुईस ने बोला ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो क्या करेगा, Cl बोलेगा कि मेरे पास 7 है, बस एक की जरूरत है, किसी और Cl के पास जाएगा और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करेगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने जैसे ऑक्सीजन को ढूंढेगा और ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। मतलब 6 था, 2 शेयर कर लिया इससे, तो 8 हो गया। जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, तो मेरे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से था, अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से था
तो 3 शेयर कर लिया तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? तो N2 में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो लुईस ने बहुत सिंपल सी चीज बोली कि हर एटम जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करके ही स्टेबिलिटी आती है। अब ऑक्टेट या डुप्लेट से स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि इनर्ट गैस है। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या है? इनर्ट गैस। देखो आप, हीलियम में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डुप्लेट। नियोन में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट। आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट। तो बाकी जितने भी इनर्ट गैस हैं उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनर्ट गैस स्टेबल होता है, इनर्ट गैस ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होता है। उसी तरह लुईस ने बोला हर यूनिवर्स का एलिमेंट इनर्ट गैस बनना चाहेगा, हर यूनिवर्स का एलिमेंट स्टेबल बनना चाहेगा, हर यूनिवर्स का एलिमेंट ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, हर यूनिवर्स का एलिमेंट ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। खत्म। ठीक है? पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट सब इनर्ट गैस की तरह बनना चाहते हैं, सब स्टेबल बनना चाहते हैं, और उसके लिए ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो एक लाइन बड़ी सिंपल है इसको, लुईस ऑक्टेट थ्योरी में अकॉर्डिंग टू लुईस, साथ में लिखिए, अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लुईस, ऑल एटम इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का हर एटम, ऑल एटम इन यूनिवर्स ट्राइज टू बिकम इनर्ट गैस। हर एटम जो है वो इनर्ट गैस बनना चाहते हैं, ट्राइज टू बिकम इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस बनने का मतलब ब्रैकेट में लिखना कंप्लीट्स ऑक्टेट या डुप्लेट। इनर्ट गैस बनने का मतलब है या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है, ट्राइज टू बिकम इनर्ट गैस, कंप्लीट्स ऑक्टेट या डुप्लेट। कैसे कंप्लीट करेगा? बाय कंप्लीट्स ऑक्टेट या डुप्लेट बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आपके पास ऑक्टेट या डुप्लेट बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट या डुप्लेट बनता है, और ऑक्टेट या डुप्लेट बनके इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होता है। एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए, सबसे पहला क्लोरीन का। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, एक की कमी है, तो ये किसी ऐसे को ढूंढता है जहां से 1 इलेक्ट्रॉन बस इसको मिल जाए, तो ये स्टेबल हो गया। सामने वाले को भी स्टेबल होना है तो वो शेयर कर दिया, यही बोलता है लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है? अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तो हाइड्रोजन से भी ले सकता है ये। तो हाइड्रोजन से लेके Cl तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन भी देखो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। सिंपल सी कहानी है लुईस की। आगे इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, उसमें दिमाग लगेगा, थ्योरी में कोई दिमाग नहीं लगेगा। थ्योरी इज वेरी सिंपल। हर दुनिया का एटम इनर्ट गैस बनना चाहता है। आप लोग भी डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? आपके मोहल्ले से कोई बना होगा? नहीं बना था? रिश्तेदारी में कोई बना होगा? नहीं? हाँ, रिश्तेदारी में कोई अच्छा बना होगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बढ़िया घर मकान गाड़ी वाड़ी लिया होगा, तो आपको भी लगा कि भाई हम डॉक्टर बन के बढ़िया घर, तो तुम क्या एकदम गरीबों घर से आए हो? गलत बात नहीं, हमको देख के आए थे तब तो गलत है। नेक्स्ट, हाँ, तो दुनिया का हर एलिमेंट भी, जैसे आप किसी को देख के स्टेबल बनना चाहते हैं, वैसे ये एलिमेंट भी इनर्ट गैस के देख के इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। ये लुईस ने बड़ी सिंपल से नियम दी, और स्टेबल बनने के लिए फिर मेहनत करता है, फिर शेयरिंग वेयरिंग करता है। जैसे मान लो आपके पास वाटर है, अब वाटर में क्या हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन के पास देख लो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कैसे स्टेबल होगा? डुप्लेट कंप्लीट करके, तो हाइड्रोजन स्टेबल कर दिया। ये वाला हाइड्रोजन कैसे स्टेबल होगा? डुप्लेट कंप्लीट करके। ऑक्सीजन कैसे स्टेबल होगा? ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो 6 तो थे, लेफ्ट से 1 राइट से 1, तो क्या ऑक्टेट हो जाएगा इसका? तो यहां पे वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? सेम कहानी नाइट्रोजन के साथ है। नाइट्रोजन भी 3 हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अभी लुईस मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बस अभी तो झलक है ये लुईस की। लुईस बहुत अच्छी थ्योरी है, अभी आपको पता लगेगा।
तो हाइड्रोजन आपके पास देखो क्या डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो गया, और नाइट्रोजन जो है वो आपके पास 5 और 3 8 ले लिया इसने, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? दुनिया के हर एलिमेंट लुईस थ्योरी, हर एलिमेंट जो है ऑक्टेट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। अब लुईस थ्योरी आपके पास आगे की क्लास में कंटिन्यू होगा, यहीं तक रखते हैं। तुम गुटखा उटखा खाते हो क्या? है? खैनी